बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम खैरुद्दीन अयाज और आज स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे शी भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टडी करने से पहले हम अपना लास्ट लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमारे इस लेक्चर के साथ रिलेट कर रहा है। दैट वाज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जल्दी से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक मेटल रॉड को उसी के सोल्यूशन में यानी आयनिक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो फिर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। ये मेटल एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और आयन जो है वो सोल्यूशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ सोल्यूशन में जो मेटल आयंस मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। जब स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली आपको पता है हो रहे होंगे, एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मेटल रॉड और सॉल्यूशन के दरमियान पोटेंशियल सेटअप हो गया है। इस पोटेंशियल सेटअप को हमने क्या कहा था? दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में इस इलेक्ट्रोड या पोटेंशियल सेटअप को स्टडी करेंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन और इसी तरह से प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर रखना था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने देखा है कि ये जो हाफ सेल आपके सामने नजर आ रहा है ये किसी वायर के साथ या किसी भी सेल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम इस पोटेंशियल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम इसे एक स्टैंडर्ड हाफ सेल के साथ कपल करवाते हैं इन अ गैल्वेनिक सेल, और वो स्टैंडर्ड हाफ सेल क्या था? दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम शी भी कहते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और ये किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहली बात हमने कहा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं। ठीक है, और रेफरेंस होने की वजह से हमने इसकी आप कह लें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आर्बिट्ररी कंसीडर किया हुआ है 0 वोल्ट्स। ठीक है, ये क्या है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। याद रहे स्टूडेंट्स, मैंने वर्ड यूज किया है आर्बिट्ररी कंसीडर एज 0 वोल्ट्स। ठीक है, आप अपनी राइटिंग में कभी भी मत लिखिएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है दैट इज 0 नहीं होता, लेकिन हम अपने लिए एक स्केल बनाने के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है उसे 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली इसे 0 कंसीडर किया जाता है। आप ये नहीं लिख सकते कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे। किस तरह से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या चीजें हैं? प्लैटिनम फॉइल है। इस प्लैटिनम फॉइल को हमने कोट किया हुआ है विद फाइन पाउडर ऑफ ब्लैक प्लैटिनम। ठीक है, इस फाइन पाउडर की कोटिंग की वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया इनहैंस हो जाता है। फर्दर आप देखिए प्लैटिनम फॉइल जो है वायर के साथ अटैच है, प्लैटिनम वायर यूज की हुई है और हमने इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब यूज की हुई है जिसकी एक साइड पे इनलेट भी है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे आपको इनलेट नजर आ रहा है, वहां से हम हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंटर करवाएंगे सोल्यूशन में। अब जो सोल्यूशन है वो हमने कौन सा यूज किया हुआ है? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है 1 मोलर और ये किसका सोल्यूशन है? HCl का सोल्यूशन है। ठीक है, HCl जो है हमने सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पूरा सेटअप है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आई हैं? प्लैटिनम फॉइल, ठीक है, कोटेड विद फाइन पाउडर ऑफ ब्लैक प्लैटिनम। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स ग्लास ट्यूब
जो इन्वर्टेड थी, और इसके बाद हमने हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बबल करवाई है, और जो सोल्यूशन है दैट इज 1 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ये है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब हम हाइड्रोजन गैस बबल करवाते हैं तो प्लैटिनम जो हाइड्रोजन गैस को सरफेस प्रोवाइड करता है कि इस सरफेस पर आकर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि सोल्यूशन में एंटर हो जाएंगे। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्लैटिनम फॉइल की तरफ जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। अब ये हाइड्रोजन गैस देखें बबल्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, तो ये दो रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली अकर करेंगे। ठीक है, और इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो आर्बिट्रली हम कंसिडर करेंगे एज 0। ठीक है, 0 कंसिडर करने की वजह से हम इस इलेक्ट्रोड को जिस भी या आप कह लें कि इस हाफ सेल को जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करवाएंगे तो जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रोड की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो हमने आर्बिट्रली कंसिडर की हुई है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका 0 कंसिडर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि प्लैटिनम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यूज करने का क्या फायदा है। स्टूडेंट्स, प्लैटिनम फॉइल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एक तो प्लैटिनम जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्ट करती है एज कंडक्टर। ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर आ सकें और हाफ सेल से बाहर जा सकें। ठीक है, कंडक्टर के तौर पर एक्ट करती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो हाइड्रोजन एटम्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन हो सके या हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम फास्ट अचीव करवाती है। इक्विलिब्रियम किसके अंदर, बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा इक्विलिब्रियम होगा उसका मैं रिएक्शन लिख देती हूं कि हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होगी। 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और इसी तरह से सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए प्लैटिनम जो है हेल्प करती है। यू कैन से इट कैटलाइजेस द रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, हम देखना चाहेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का मेजर कर सकें। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स, हमें हाफ सेल चाहिए होता है। ठीक है, हाफ सेल में वो इलेक्ट्रोड मौजूद होगा जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमें स्टैंडर्ड हाफ सेल चाहिए, दैट इज शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंट वोल्ट मीटर हम यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो एक्यूरेट आ सके। फर्दर स्टूडेंट्स, कंडीशंस जो हैं वो हम स्टैंडर्ड कंडीशंस रख रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर होगी। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होगा, प्रेशर विल बी 1 atm। स्टूडेंट्स, याद रहे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमने जब गैसेस का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने पढ़ा था दैट वाज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले नहीं सकते क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन फ्रीज कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स, कैसे हम अपना सेटअप कंप्लीट करेंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर सोल्यूशन 1 मोलर कॉपर सोल्यूशन है, उसके अंदर डिप है।
ये हाफ सेल है, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, कपल किया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, गैल्वेनिक सेल है। और स्टूडेंट्स जब देखें रिएक्शन प्रोसीड होगा तो वोल्ट मीटर पे हमारे पास रीडिंग आई है, दैट इज 0.34 वोल्ट्स। वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है, इसको फर्दर आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, और कॉपर आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इन दोनों रिएक्शंस में फिजिबल रिएक्शन या आप कह लें कि ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, यानी इस रिएक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, 0.34 वोल्ट्स कॉपर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि कॉपर की इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ठीक है, कॉपर विल नॉट ऑक्सीडाइज, तो क्या होगा, कॉपर रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहे होंगे, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और अभी हमने कहा कि ऑक्सीडेशन इस सेल में किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी। तो हम ये रिएक्शन लिखेंगे कि एट एनोड हाइड्रोजन वो रिड्यूस हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आयंस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर सॉलिड एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉपर की इस रिएक्शन के अंदर या इस सेल के अंदर रिडक्शन हुई है, तो ये वैल्यू क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या लिखूंगी, 0.34 वोल्ट्स। अब स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर लें, जैसे कि ये मैंने लिखा था कि अगर इसकी ऑक्सीडेशन देखें तो ऑक्सीडेशन जब हम कंसिडर करेंगे कॉपर की, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी नेगेटिव में होगी, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज -0.34 वोल्ट्स। ठीक है, हमारे इस सेल में जो अभी हमने सेल देखा था उसके अंदर कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, इसलिए 0.34 वोल्ट्स हमारे पास वोल्ट मीटर पे वैल्यू आई थी। इस वैल्यू ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी कि हाइड्रोजन गैस जो है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपैरिजन टू कॉपर। ठीक है, तो कॉपर रिड्यूस हुआ है, हमने इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी मेंशन कर दी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी मेंशन कर दी है। ठीक है, याद रहे स्टूडेंट्स, रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, बट साइन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, दैट इज ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, यानी जिंक इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने जिंक मेटल रॉड को डिप किया हुआ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और इसको हमने फर्दर कपल किया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से ये दोनों कनेक्टेड हैं और एक्सटर्नली वोल्ट मीटर के साथ अटैच हैं। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर पे रीडिंग हमारे पास आई है 0.76 वोल्ट्स। अब वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि जो जिंक है वो हमारे इस पूरे सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कम है एज कंपैरिजन टू जिंक। कितनी कम है, 0.76 वोल्ट्स। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स देन हाइड्रोजन गैस। कितनी ज्यादा है, 0.76 वोल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और एंटर कहाँ हो रहे थे, हाइड्रोजन के अंदर, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज कैथोड। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इट कैन एक्ट एज कैथोड एंड आल्सो एज एनोड।
It depends upon the nature of electrode that is coupling with it. अब आप देखेंगे जब हमने कॉपर यूज किया था तो कॉपर में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज एक्टिंग एज ए नोड. उसकी वजह क्या है कि जो कॉपर हमने साथ कपल किया था ये रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होता, कॉपर रेडिली रिड्यूस होता है. इस वजह से इस केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाज एक्टिंग एज ए नोड. और अभी जो हम जिंक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज कैथोड. ठीक है, दोनों एग्जांपल्स आ गए हमारे पास. वापस आते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, 0.76 वोल्ट हमारे पास वैल्यू आ गई है. अब हम स्टूडेंट्स देखना चाहेंगे कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं. तो हम अपने वो रिएक्शंस लिखते हैं. एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की हो रही है. तो जिंक सॉलिड से जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा. कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद है उनकी क्या होगी, रिडक्शन होगी और वो हाइड्रोजन गैस में H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हुई थी तो स्टूडेंट्स आप आसानी से कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आई थी वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. जी बिल्कुल, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का, दैट इज 0.76 वोल्ट्स. दोबारा से बता दूं इसको, हमने ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मैंने लिखना था 0.76 वोल्ट्स. किस वजह से, क्योंकि हमारे जो सेल हाफ सेल में जिंक की क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी, इसलिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर किया जाएगा. रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा, जब इस रिएक्शन का ऑपोजिट हम कंसीडर करेंगे, यानी जिंक आयंस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये सेम रिएक्शन है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस वजह से सेम वैल्यू आएगी बट साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. तो आप इसे लिख सकते हैं -0.76 वोल्ट्स फॉर दिस. ठीक है, यहां पर जिंक की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किया. और यहां पे जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहां पर हमने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है. अब आप देखें दोनों आप कह लें कि जो रिएक्शंस हैं वो सेम है पर इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. इस वजह से वैल्यूज भी सेम है और जो डायरेक्शन क्या होगी है, ऑपोजिट होगी. ठीक है, साइन जो है वो हमने ऑपोजिट लगाया. स्टूडेंट्स अब फर्दर हमारे पास हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं और आज के लेक्चर में हम वो भी डिस्कस करेंगे. देखते हैं. Question number 16 part B, standard oxidation potential of zinc is 0.76 volts and reduction potential is -0.76 volts. इस स्टेटमेंट को हमने फर्दर एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट्स है और रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट्स है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा है कि जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हमने कपल किया था जिंक इलेक्ट्रोड को तो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज 0.76 वोल्ट. वो क्या इंडिकेट कर रही थी कि जिंक की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ज्यादा है. कितनी ज्यादा है, 0.76 वोल्ट्स. ठीक है, तो अगर मैं ये यहां पर ऐसे लिखूं, जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना होगा, 0.76 वोल्ट्स. और आप स्टूडेंट साथ मेंशन करेंगे कि 0.76 वोल्ट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ जिंक टू लूज इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. कितनी, 0.76 वोल्ट्स. ठीक है, इतनी उसकी कैपेसिटी ज्यादा है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. और इसी तरह से अगर हम रिडक्शन की बात करें, जिंक आयंस accept electrons and form zinc atom. तो यहां पर अब क्या हो रहा है, जिंक की रिडक्शन हो रही है. तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -0.76 वोल्ट्स. अब यहां पर सवाल ये है कि दोनों की वैल्यू सेम क्यों है. सेम इस वजह से है कि स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शंस जो हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं. Zn पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो क्या होगा कि इनकी अमाउंट टू रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज क्या होगी, सेम होगी, पर ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, इसलिए वैल्यू सेम है लेकिन साइन क्या है, चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 का पार्ट एच, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड व्हेन कनेक्टेड टू कॉपर एंड एक्ट एज कैथोड व्हेन कनेक्टेड टू जिंक इलेक्ट्रोड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वही स्टेटमेंट लिखनी होगी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज एनोड एंड ऑल्सो एज कैथोड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड दैट वी कपल इन द गैल्वेनिक सेल। जब स्टूडेंट्स आप एक ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ शी को कपल करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, यानी कि वो रेडिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो तब हमारा जो शी है वो एक्ट करेगा एनोड पे। यानी एनोड को आप ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे जो रिड्यूस होना चाहेगा। ठीक है, तो फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तौर पे एक्ट करता है। और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप ऐसे इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे जो रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। जैसे कि जिंक के केस में था, जिंक रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस वजह से जिंक ऑक्सीडाइज होता है, तो जिंक के केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट कर रहा था, और कॉपर जो है रेडिली रिड्यूसेस, इस वजह से कॉपर के केस में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास एनोड एक्ट कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फर्दर ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शंस क्या हो रहे थे। कॉपर के केस में आप देखें, कॉपर विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, और यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो रही थी और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही थी। ठीक है, और जिंक के केस में क्या था, जिंक वॉज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन इस केस में हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे थे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। तो ये डिफरेंस है कि अब आप देखिए जिंक वाले केस में जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एनोड पे होती है, और हाइड्रोजन आयंस की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो इस वजह से शी जो है यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, कैथोड एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर केस में हाइड्रोजन या शी जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एनोड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हमने देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर किया है, आर्बिट्रेरी जिसका वोल्टेज 0 कंसिडर किया जाता है, और इसको हम फर्दर हाफ सेल या आप कह लें कि इलेक्ट्रोड के साथ कपल करवाते हैं, और आसानी के साथ हम उस इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।